आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प किताब जे शेट्टी की थिंक लाइक अ मॉन्क के विचारों पर बात करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि एक सन्यासी यानी मॉन्क की तरह सोचना हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे फिट हो सकता है, राइट? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन असल में यह मन की शांति और फोकस पाने का एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। देखिए, क्या अक्सर सुबह उठते ही बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है? ऐसा लगता है जैसे शरीर तो बिस्तर से उठ गया है, लेकिन दिमाग अब भी कहीं पुरानी उलझनों में फंसा है। घबराहट, तनाव, ये एक ऐसी आम समस्या है जिसका हम सब कहीं ना कहीं सामना कर ही रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है? आज की इस चर्चा को 4 बहुत ही आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला, मंकी माइंड बनाम मॉन्क माइंड। दूसरा, जगह और समय की ऊर्जा। तीसरा, सुबह का TIME रूटीन। और चौथा, अहंकार छोड़कर अपना उद्देश्य खोजना। चलिए, बिना किसी देरी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, मंकी माइंड बनाम मॉन्क माइंड। ये दोनों मानसिकताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है मंकी माइंड, जैसे एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहता है ना, वैसे ही ये दिमाग ओवर थिंकिंग करता है, बेवजह की शिकायतें करता है और बहुत जल्दी भटक जाता है। और दूसरी तरफ है मॉन्क माइंड, जो एकदम शांत, फोकस्ड, दयालु और पूरी तरह अनुशासित होता है। ये हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है और एक स्पष्ट लक्ष्य पर टिका होता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। इंसानी दिमाग में हर रोज लगभग 60 से 80 हजार विचार आते हैं, और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं। अब होता क्या है कि अक्सर सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम हम अपना स्मार्टफोन चेक करने का करते हैं। ऐसा करके हम दिन के सबसे कीमती शुरुआती घंटों का कंट्रोल सीधे नेगेटिविटी और डिजिटल दुनिया को दे देते हैं। हमारा अवचेतन मन वहीं से हम पर हावी हो जाता है। लेकिन इस भटकाव से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है, और यहीं आता है हमारा दूसरा विषय, जगह और समय की ऊर्जा। जे शेट्टी का एक बहुत ही पावरफुल विचार है, जगह में ऊर्जा होती है, समय में यादें होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई काम रोज एक ही जगह और एक ही समय पर किया जाए तो वो अपने आप एक नेचुरल आदत बन जाता है। उसके लिए दिमाग को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना बहुत आसान है। जैसे घर में सोने की जगह और काम करने की जगह बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अब अगर कोई बिस्तर पर ही बैठकर ऑफिस का काम करने लगे तो उस जगह की ऊर्जा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। फिर रात में वहां ठीक से नींद कैसे आएगी? जगह को उसके काम के हिसाब से बांटने से मन एकदम क्लियर और शांत रहता है। एक और कमाल की बात, एक अच्छी और शांत सुबह की असली शुरुआत एक रात पहले ही हो जाती है। सुबह उठकर क्या पहनना है, यह रात को ही तय करके निकाल लेना चाहिए। दिन के कपड़े और रात के कपड़े अलग होने चाहिए। इससे सुबह सुबह छोटे छोटे फैसले लेने का जो स्ट्रेस होता है ना, वो एकदम खत्म हो जाता है। और हाँ, सोने से पहले मन में हमेशा पॉजिटिव विचार होने चाहिए, क्योंकि जिन विचारों के साथ हम सोते हैं अक्सर हमारी सुबह भी उसी एनर्जी के साथ होती है। तो अब आते हैं आज के सबसे अहम और प्रैक्टिकल हिस्से पर, TIME, सुबह का रूटीन। टाइम यानी टाइम, ये याद रखने में बहुत आसान है। थैंकफुलनेस, इनसाइट, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे अपनाकर कोई भी अपने पूरे दिन का कंट्रोल आसानी से अपने हाथ में ले सकता है। चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। पहला अक्षर है T, यानी थैंकफुलनेस या आभार। दिन की शुरुआत हमेशा आभार जताने के साथ होनी चाहिए। इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, अपने बिस्तर के पास दीवार पर एक छोटा सा स्टिकी नोट लगा दीजिए जिस पर लिखा हो, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। सोचिए, जब सुबह आंख खुलेगी तो दिमाग का सबसे पहला विचार कितना पॉजिटिव होगा। दूसरा है I, यानी इनसाइट या अंतर्दृष्टि। इसका मतलब है अपने दिन के लिए एक स्पष्ट और सकारात्मक इरादा तय करना। यह कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना, कोई इंस्पायरिंग पॉडकास्ट सुनना, या बस मन में यह तय करना कि आज किसी के काम आना है या प्यार बांटना है। ये दिन को एक बिल्कुल सही दिशा दे देता है। फिर आता है M, यानी मेडिटेशन या ध्यान। अक्सर सुबह शरीर थका होता है, लेकिन दिमाग तेजी से दौड़ रहा होता है। ध्यान इन दोनों के बीच बेहतरीन बैलेंस बनाता है। इसके 3 सिंपल हिस्से हैं। शरीर के लिए गहरी सांसें यानी ब्रीथ वर्क, मन को दिशा देने के लिए दिन की अच्छी कल्पना यानी विजुअलाइजेशन, और दिल की शांति के लिए कोई सकारात्मक मंत्र। और इस रूटीन का आखिरी अक्षर है E, यानी एक्सरसाइज। शरीर को गतिमान रखना बहुत जरूरी है, और नहीं, इसके लिए किसी थका देने वाले भारी जिम सेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
सुबह की ताज़ा हवा में बस थोड़ी देर टहल लेना, कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग कर लेना या थोड़ा योगा, ये छोटी छोटी चीज़ें भी पूरे दिन के लिए शरीर में शानदार एनर्जी भर देती हैं। अब हम आज की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। अहंकार छोड़ें, उद्देश्य खोजें। सच्ची आंतरिक शांति यहीं से शुरू होती है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अहंकार और आत्मसम्मान के बीच के गहरे फर्क को समझा जाए। अहंकार बहुत ही टॉक्सिक होता है। ये चाहता है कि सब उसे पसंद करें, वो हमेशा खुद को साबित करने की होड़ में रहता है और दूसरों को जज करता है। लेकिन आत्मसम्मान, वो अपनी कमियों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, खुद को बेझिझक एक्सप्रेस करता है और हमेशा दूसरों से कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। सच्चे आत्मसम्मान से ही असली कॉन्फिडेंस आता है। अपने अहंकार को कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले दूसरों को तुरंत जज करना या उनके बारे में राय बनाना बंद करना होगा। अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज का दोष दूसरों पर मढ़ने से बचना चाहिए। सच्ची विनम्रता अपनानी होगी और हमें ये याद रखना चाहिए कि इंसान की असली महानता इसमें नहीं है कि उसने क्या हासिल किया है, बल्कि इसमें है कि वो अपनी उपलब्धियों से दूसरों की कितनी मदद कर पाता है। इस पूरी बात को एक पुरानी चिरोकी कहानी बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। कहानी कहती है कि हर इंसान के अंदर हमेशा दो भेड़िए आपस में लड़ते रहते हैं। एक भेड़िया है हमारा अहंकार, डर, ईर्ष्या और लालच, और दूसरा भेड़िया है शांति, प्रेम, दया और विनम्रता। जब पूछा जाता है कि आखिर इस लड़ाई में जीतता कौन सा भेड़िया है, तो जवाब बड़ा सीधा मिलता है, वही जिसे हम खाना खिलाते हैं। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आज हम किस भेड़िए को खाना खिलाने का चुनाव कर रहे हैं? क्या दिन की शुरुआत उस मंकी माइंड और अहंकार वाले भेड़िए के साथ हो रही है, या उस मॉन्क माइंड, शांति और उद्देश्य वाले भेड़िए को पोषित किया जा रहा है? ये फैसला पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। चलिए, इसी विचार के साथ आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान से सशक्त बने और अपने हर दिन को एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ जिएं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारा दिमाग किसी ऐसे छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है जिसने बहुत सारी चीनी खा ली हो? अरे हाँ, बिल्कुल। वो जो एक जगह टिक कर बैठता ही नहीं है। बिल्कुल वही, जो बस एक चिंता से दूसरी चिंता पर छलांग लगाता रहता है, लगातार शिकायत करता है और हर पल ध्यान खींचना चाहता है। और बैकग्राउंड में ऐसा लगता है जैसे दिमाग में एक साथ 100 टैब्स खुले हुए हों। एग्जैक्टली। और इसे ही मंकी माइंड कहते हैं। आज की इस आपाधापी और सूचनाओं के शोर शराबे के बीच हम अक्सर इसी चंचल मन के गुलाम बन जाते हैं। सही कहा। और यही वजह है कि आज हम जे शेट्टी के थिंक लाइक अ मॉन्क फ्रेमवर्क पर बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स और बुक समरीज का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है। और इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि इस मंकी माइंड को एक शांत और अनुशासित मॉन्क माइंड में कैसे बदला जाए। और सबसे जरूरी बात ये समझना कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। बिना किसी पहाड़ या जंगल में गए, है ना? बिल्कुल। देखिए, ये असल में एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती है, क्योंकि यहाँ हमारे सोर्सेज ये तर्क नहीं दे रहे हैं कि हम सबको छोड़कर सन्यासी बन जाएं। तो फिर असल विचार क्या है? विचार ये है कि हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ही, मतलब शहर के बीचों बीच ट्रैफिक में फंसे हुए या ऑफिस के भारी स्ट्रेस के बीच, एक सन्यासी की तरह सोचने और प्रतिक्रिया देने का तरीका कैसे विकसित कर सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। हाँ, और जीवन में किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे विचारों के प्रति हमारी जागरूकता से होती है। इसलिए सबसे पहले हमें ये डिकोड करना होगा कि हमारा ये मंकी माइंड काम कैसे करता है, जो कि जैसा कि हमने कहा, एक अप्रशिक्षित बच्चे की तरह है। सही बात है। लेकिन इसके विपरीत जो मॉन्क माइंड है, वो एक समझदार वयस्क की तरह है। एक ऐसा इंसान जो शांत रहता है, जो चीजों को एक व्यापक नजरिए से देखता है, जो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझ कर कदम उठाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ी और गहराई से समझते हैं। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी इन पेपर्स में, वो ये कि हमें इस मंकी माइंड को अपना दुश्मन नहीं मानना है। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि हम अक्सर खुद पर ही गुस्सा होने लगते हैं ना, कि यार मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है। और मजे की बात है कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मंकी माइंड वास्तव में हमारे अवचेतन मन का ही एक हिस्सा है, जो हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। बिल्कुल। ये इवोल्यूशन के दौरान विकसित हुआ है। अगर हम उससे लड़ेंगे तो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए?
इसके बजाय हमें उस मन के साथ एक साथी की तरह काम करना होता है। और यहीं पर नकारात्मकता से निपटने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक सामने आती है। आप स्पॉट स्टॉप स्वैप टेक्निक की बात कर रही हैं ना? हाँ, स्पॉट स्टॉप स्वॉप ये मुख्य रूप से हमारे दिमाग की 3 सबसे आम प्रवृत्तियों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है: तुलना करना, शिकायत करना और आलोचना करना। अरे वाह। मैं इस स्पॉट स्टॉप स्वैप के बारे में सोच रहा था। क्या हम इसे अपने स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में चलने वाले उन भारी भरकम ऐप्स की तरह मान सकते हैं जो चुपचाप पूरी बैटरी सोख लेते हैं? अरे ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? जहां स्पॉट का मतलब है अपनी मेंटल सेटिंग्स में जाकर यह पहचानना कि कौन सा नेगेटिव ऐप हमारी दिमागी बैटरी खत्म कर रहा है। बिल्कुल। फिर स्टॉप का मतलब है उसे फोर्स स्टॉप करना, और स्वैप का मतलब है उसकी जगह कोई ऐसा उपयोगी ऐप खोलना जो असल में हमारे काम का हो। बिल्कुल सटीक। और अगर हम इसे इंसानी मनोविज्ञान पर लागू करें तो ये प्रोसेस बिल्कुल इसी क्रम में काम करती है। तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम जो है स्पॉट यानी पहचानना, वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम अक्सर अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह से अंधे होते हैं। हम बस कुछ महसूस करते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। बिना सोचे समझे। हाँ, तो स्पॉट करने का मतलब है शारीरिक और मानसिक स्तर पर यह पहचानना कि कुछ गलत हो रहा है। ये जानना कि कोई नकारात्मक विचार जैसे कि किसी सहकर्मी से जलन या बेवजह की शिकायत ये कब आ रहा है। अच्छा, और एक बार जब हमने इसे स्पॉट कर लिया तो फिर स्टॉप यानी रुकना। रुकने का मतलब सिर्फ चुप हो जाना नहीं है। तो फिर यह वो पल है जहां हम उस नेगेटिव ऐप को, जैसा आपने कहा, फोर्स स्टॉप करते हैं ताकि हम अपने ऑटो पायलट मोड से बाहर आ सके। समझ गया। जब वो नकारात्मक विचार आए तो उस पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें। बस एक गहरी सांस लें। यह वो अंतराल है जहां हम खुद से पूछते हैं कि ये भावना असल में कहाँ से आ रही है, क्या ये मेरी अपनी असुरक्षा है। राइट। और इसके बाद आता है आखिरी कदम, स्वैप, जिसका मतलब है उसे किसी बेहतर चीज से बदल देना। एग्जैक्टली। स्वैप में हम उस नकारात्मक विचार या बिना सोचे समझे की जाने वाली शिकायत को एक सकारात्मक विचार या फिर एक माइंडफुल रिक्वेस्ट से बदल देते हैं। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए हम ऑफिस से थके हुए आते हैं और घर पे किसी छोटी सी बात पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, जो कि बहुत आम बात है ना? तो यहाँ स्पॉट है उस शारीरिक तनाव और गुस्से को महसूस करना। स्टॉप है सीधे सामने वाले पर चिल्लाने से खुद को रोकना। और स्वैप? और स्वैप का मतलब है ये कहने के बजाय कि तुम कभी मेरी बात नहीं समझते, एक स्पष्ट अनुरोध करना। जैसे मैं भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्या हम इस बारे में थोड़ी देर बाद शांति से बात कर सकते हैं? अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल और इफेक्टिव है। बिल्कुल। ये स्वैप मानसिक तनाव को तुरंत कम कर देता है और हमारी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम अपनी नकारात्मकता को इस तरह स्वैप करना सीख जाते हैं, अपनी मानसिक बैटरी को फालतू ऐप से बचा लेते हैं, तो हमारे पास अचानक से एक नई ऊर्जा बचती है। सही कहा। लेकिन एक खाली या चलिए पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी का भी क्या फायदा, अगर हमें ये ना पता हो कि उसका इस्तेमाल कहाँ करना है? बहुत ही वाजिब सवाल है। तो ये बची हुई ऊर्जा या जो सकारात्मक कार्य हैं, उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए? हमारी असली प्रेरणा या मोटिवेशन क्या होनी चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इन लेखों और ट्रांसक्रिप्ट्स में प्रेरणा के 4 मुख्य स्तर बताए गए हैं। अच्छा, वो 4 स्तर कौन से हैं? वो है भय यानी डर, इच्छा, कर्तव्य और प्रेम। डर और इच्छा। हाँ, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारी ज्यादातर दुनिया पहले 2 स्तरों पर ही चल रही है, भय और इच्छा पर। कैसे? हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नौकरी जाने का, फेल होने का या समाज में पीछे छूट जाने का डर होता है, या फिर हम किसी चीज के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें पैसा, प्रमोशन या रुतबा चाहिए। लेकिन भय और इच्छा से चलने वाले जीवन में तो हमेशा एक थकान होती है। मतलब ये तो एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बाहरी चीजों पर निर्भर है। इसीलिए कर्तव्य और प्रेम को उच्च स्तर की प्रेरणा माना गया है। कर्तव्य और प्रेम? हाँ, जब हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, या हम किसी चीज से प्रेम करते हैं और उससे किसी और की मदद करना चाहते हैं, तो वो काम अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है। उसमें स्ट्रेस नहीं होता? नहीं, उसमें तनाव नहीं होता, बल्कि एक फ्लो स्टेट होता है।
और इसी उच्च प्रेरणा को दिशा देने के लिए धर्म का सिद्धांत सामने आता है। या हम धर्म शब्द का इस्तेमाल किसी धार्मिक संदर्भ में तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ धर्म का मतलब कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्पष्ट समीकरण है। कैसा समीकरण? धर्म का मतलब है पैशन यानी जुनून, प्लस एक्सपर्टीज यानी कौशल, प्लस यूजफुलनेस यानी उपयोगिता। मतलब सिर्फ किसी चीज का शौक होना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे अगर हम सिर्फ गिटार बजाना पसंद करते हैं लेकिन उसमें हमारा कोई कौशल नहीं है और उससे किसी का कोई फायदा भी नहीं हो रहा है, तो वो सिर्फ एक शौक है, धर्म नहीं। एग्जैक्टली। जब हमारा जुनून और हमारा कौशल किसी ऐसे काम में लगे जिसकी दुनिया को सच में जरूरत है, तब हम अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं। और इसी धर्म को पहचानने के लिए सोर्सेज में 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ पोटेंशियल का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल दिया गया है ना? हाँ, और ये बहुत ही काम का मॉडल है। इसमें सबसे आदर्श स्थिति है क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 में क्या होता है? ये वो जगह है जहां हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हम अच्छे भी हैं और जिसे हम पसंद भी करते हैं। जीवन का मुख्य लक्ष्य अपना ज्यादातर समय इसी क्वाड्रेंट में बिताना होना चाहिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। बताइए, क्या डाउट है? बचपन से स्कूलिंग, पेरेंटिंग और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस रिव्यू में भी हमें यही सिखाया जाता है कि जिस विषय में कम मार्क्स आए या जो हमारा वीक पॉइंट है उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करो। हाँ, हमें ऑलराउंडर बनने का प्रेशर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये धर्म का सिद्धांत तो इसके एकदम विपरीत बात कह रहा है। ये तो कह रहा है कि अपनी कमजोरियों को छोड़ दो, उन्हें किसी और का धर्म मान लो और सिर्फ अपनी ताकतों पर ध्यान दो। क्या असल दुनिया में ऐसा सोचना वाकई मुमकिन है? देखिए, मुझे लगता है कि ये समाज का सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा। हाँ, क्वाड्रेंट 3 ये कहता है कि जो काम हमें पसंद नहीं और जिसमें हम अच्छे भी नहीं, उसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या आउटसोर्स कर देना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? समाज ने हमें जो ये झूठ सिखाया है कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए, असल में वही हमारी सबसे बड़ी एंग्जाइटी का कारण है। वास्तविक दुनिया में बड़े बड़े सफल लोग और लीडर्स यही करते हैं जो ये मॉडल सुझा रहा है। मतलब वो अपनी कमजोरियों को छोड़ देते हैं। हाँ, क्वाड्रेंट 3 वाले कामों पर समय बर्बाद करना एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज, मान लीजिए हम एक बेहतरीन डिजाइनर हैं, हमें रंगों और लेआउट्स की बहुत गहरी समझ है, लेकिन हमें टैक्स और अकाउंटिंग बिल्कुल समझ नहीं आती। जो कि बहुत से क्रिएटिव लोगों के साथ होता है। बिल्कुल। अब अगर हम अपनी इस कमजोरी को सुधारने के लिए महीनों अकाउंटिंग सीखने में लगा दें, तो हम कभी एक महान अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे। बस एक एवरेज अकाउंटेंट बनेंगे। हाँ, बस औसत दर्जे के। और इस पूरी प्रोसेस में हम अपने डिजाइन के धर्म से भी दूर हो जाएंगे। तो इसका सही समाधान क्या है? इसका सबसे समझदारी भरा समाधान यही है कि अकाउंटिंग को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाए जिसका धर्म नंबरों के साथ खेलना हो। लॉजिकल है। जब हम दूसरों की कमजोरियों को सुधारने के बजाय उनकी ताकतों को एक साथ लाते हैं, तभी असल में बेहतरीन काम होता है। ये बात तो काफी लॉजिकल लगती है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी चीज हो जो हमें करनी पड़े? मतलब? मेरा मतलब है क्वाड्रेंट 1 से, जहां हम किसी काम में अच्छे तो हैं लेकिन हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कई लोग अपनी नौकरियों में ऐसी स्थिति में फंसे होते हैं ना। हाँ, ये बहुत आम है। वे अपने काम में बहुत माहिर होते हैं लेकिन अंदर से उन्हें वो काम नीरस और उबाऊ लगता है। ऐसी स्थिति में हम अपना धर्म कैसे खोजें? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है और यहीं पर जॉब क्राफ्टिंग का विचार आता है। जॉब क्राफ्टिंग, ये क्या होता है? देखिए, हम हमेशा अपनी नौकरी तुरंत नहीं छोड़ सकते। जॉब क्राफ्टिंग का मतलब है अपने काम के नजरिए और उसके अर्थ को इस तरह बदलना कि उसमें भी हमें अपना धर्म या एक उच्च उद्देश्य नजर आने लगे। क्या हम इसे भी किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए हम एक अस्पताल में सिर्फ डेटा एंट्री का काम करते हैं। हम स्प्रेडशीट बनाने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन रोज नंबर टाइप करना हमें बहुत उबाऊ लगता है। तो इसमें जॉब क्राफ्टिंग कैसे होगी? जॉब क्राफ्टिंग में हम अपने काम के वाय यानी काम करने के कारण को बदलते हैं। अच्छा। हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ स्प्रेडशीट नहीं बना रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे सही डेटा एंट्री करने से किसी मरीज का मेडिकल रिकॉर्ड समय पर डॉक्टर तक पहुंच रहा है, जिससे शायद उसकी जान बच सकती है। एग्जैक्टली। या फिर हमारे सही काम से किसी परिवार का इंश्योरेंस क्लेम जल्दी पास हो रहा है। समझ गया। जब हम अपने रोजमर्रा के उबाऊ काम को एक बड़े उपयोगिता वाले फ्रेमवर्क से जोड़ देते हैं, तो काम वही रहता है, लेकिन उसे करने की हमारी प्रेरणा भय या इच्छा से उठकर
कर्तव्य और प्रेम के स्तर पर पहुंच जाती है। और इसे ही जॉब क्राफ्टिंग कहते हैं। बिल्कुल सही। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हमने अपना माइंडसेट बदल लिया, बैकग्राउंड एप्स बंद कर दिए, अपने धर्म और जॉब क्राफ्टिंग को भी समझ लिया। लेकिन ये सब फिलॉसफी तब धरी की धरी रह जाती है जब असल जिंदगी में कोई पैनिक अटैक आता है या अचानक से भारी एंग्जाइटी हावी होने लगती है। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना? जब हमारा मंकी माइंड पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है, तब उसे शांत करने के लिए क्या किया जाए? यहाँ सोर्सेस में कुछ बहुत ही व्यवहारिक और न्यूरोलॉजिकल टूल्स का जिक्र किया गया है, और इसमें सबसे पहला है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक। 5-4-3-2-1 ये कैसे काम करती है? देखिए, जब एंग्जाइटी हावी होती है तो हमारा दिमाग या तो भविष्य के किसी काल्पनिक डर में भाग रहा होता है या फिर अतीत के पछतावे में उलझा होता है। वो वर्तमान में नहीं होता। वो इस पल में नहीं होता। मनोवैज्ञानिक रूप से एंग्जाइटी हमारे दिमाग के अमिगडाला को हाईजैक कर लेती है, जो हमारे डर का केंद्र है। 5-4-3-2-1 तकनीक हमारी पांचों इंद्रियों का उपयोग करके दिमाग को वापस वर्तमान क्षण में खींच लाती है। रुको, सिर्फ आसपास की 5 चीजें देखने या गिनने से एक फुल ब्लोन पैनिक अटैक कैसे रुक सकता है? इसका विज्ञान क्या है? अच्छा सवाल है। जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में होता है। मतलब लड़ो या भागो। हाँ। तो 5-4-3-2-1 तकनीक इस मोड को तोड़ती है। पर कैसे? जब हम रुक कर अपने आसपास 5 चीजें खोजते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, फिर 4 चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं जैसे अपनी कुर्सी का टेक्सचर, फिर 3 चीजें जिनकी आवाज हम सुन सकते हैं, 2 चीजें जिनकी गंध महसूस कर सकते हैं और 1 चीज जिसका स्वाद ले सकते हैं। तो इससे दिमाग में क्या होता है? तो हम असल में अपने दिमाग को एक बहुत ही जटिल संज्ञानात्मक कार्य यानी एक कॉग्निटिव टास्क दे रहे होते हैं। इस प्रोसेस के लिए दिमाग को अमिगडाला से ऊर्जा हटाकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में लानी पड़ती है, जो कि दिमाग का तार्किक हिस्सा है। बिल्कुल। जैसे ही इंद्रियों के माध्यम से ये डेटा प्रोसेस होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और वो क्या करता है? वो शरीर को ये संकेत देता है कि हम सुरक्षित हैं, अभी इस पल में कोई खतरा नहीं है, और इस तरह पैनिक अटैक रुक जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई एक इमरजेंसी रीबूट बटन की तरह है। मतलब जब सिस्टम हैंग हो जाए तो सेंसर डेटा भेजो और उसे रीस्टार्ट कर दो। बिल्कुल सटीक एनोलॉजी है ये। लेकिन इन सोर्सेज में एक और दैनिक आदत की बात की गई है जिस पर मुझे शुरुआत में सच में थोड़ा शक हुआ। आप किसकी बात कर रहे हैं? वो है सुबह का 7 मिनट मॉर्निंग मूवमेंट। कहा गया है कि सुबह उठकर सिर्फ 7 मिनट का विज्ञान आधारित शारीरिक व्यायाम काफी है। हाँ, ये बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन क्या सच में सिर्फ 7 मिनट का व्यायाम हमारे दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स को पूरी तरह बदल सकता है? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ आलस भगाने का कोई साधारण सा बहाना नहीं है? नहीं, ये सिर्फ स्ट्रेचिंग करने या आलस भगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत ही गहरा न्यूरोसाइंस काम करता है। अच्छा। जब हम सुबह उठकर सिर्फ 7 मिनट के लिए ही सही लेकिन थोड़ी इंटेंसिटी वाला बॉडी वेट व्यायाम करते हैं तो हमारे हृदय की गति तेजी से बढ़ जाती है। हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। हाँ, इस कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी से हमारे दिमाग में विशेष रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड का फ्लो अचानक से बढ़ जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये शारीरिक गतिविधि दिमाग में BDNF नामक एक प्रोटीन को रिलीज करती है। ये BDNF वास्तव में क्या करता है? अगर हम इसे बहुत ही सरल भाषा में समझें तो BDNF हमारे न्यूरॉन्स के लिए एक मिरेकल ग्रो या जादुई खाद की तरह है। न्यूरॉन्स की खाद? हाँ, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, यानी ये ना सिर्फ नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है बल्कि मौजूदा कनेक्शंस को मजबूत भी करता है। तो इससे हमारी फोकस पर असर पड़ता है? बिल्कुल। ये नई चीजें सीखने की क्षमता, फोकस और हमारी याददाश्त को सीधे तौर पर बढ़ाता है। इसके साथ ही ये 7 मिनट का मूवमेंट एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, जो हमारे मूड को अच्छा करते हैं। सही कहा। इसलिए हम ये व्यायाम अपनी बॉडी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने दिमाग की केमिस्ट्री को बदल रहे हैं, ताकि वो दिन भर आने वाले स्ट्रेस या मंकी माइंड के हमलों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। बिल्कुल। ये हमारे दिमाग को एक हाई परफॉर्मेंस स्टेट में सेट कर देता है। ये तो सच में कमाल का हैक है। मतलब सिर्फ 7 मिनट इन्वेस्ट करके दिन भर का फोकस और क्लैरिटी हासिल करना, है ना? अब जरा सोचिए, जब हम इन सब चीजों को एक साथ मिला देते हैं, हमने अपनी नकारात्मकता को स्वैप कर दिया, अपना धर्म पहचान लिया, 5-4-3-2-1 जैसी तकनीक से एंग्जाइटी को काबू कर लिया और 7 मिनट की मूवमेंट से दिमाग को तेज कर लिया। पूरी तैयारी हो गई। बिल्कुल। अब हमारे पास फोकस है,
भरपूर ऊर्जा है और मन पूरी तरह से शांत है। लेकिन इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन लेखों के अनुसार ये सारी तैयारी हमें स्वयं की सीमाओं से बाहर निकालकर सेवा की ओर ले जाती है। मॉन्क फिलॉसफी में सेवा को इंसान का सबसे ऊंचा उद्देश्य माना गया है। हाँ, और अगर हम प्रकृति के काम करने के तरीके को गहराई से देखें तो वहाँ एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? देखिए, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, वे उसे दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती। सूरज अपनी ऊर्जा पूरी दुनिया में बांटता है। बिल्कुल, प्रकृति में हर चीज का वजूद किसी न किसी रूप में दूसरों की सेवा करने के लिए ही है। इंसान का जन्म भी इसी वृहद व्यवस्था का हिस्सा है। मॉन्क माइंडसेट में सेवा का मतलब सिर्फ किसी बड़े एनजीओ को करोड़ों रुपए दान करना या सब कुछ छोड़कर समाज सेवा में लग जाना नहीं है। तो फिर असली मतलब क्या है? इसका असली और गहरा अर्थ है अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपने कौशल को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी वापसी की उम्मीद के दूसरों के लिए उपयोग करना। लेकिन अक्सर हम इंसानों की मानसिकता कुछ ऐसी होती है ना कि अभी तो मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा या जब मैं अपने करियर में पूरी तरह से सेटल हो जाऊंगा, तब मैं दूसरों की मदद करूंगा। हाँ, हम सेवा को एक रिटायरमेंट प्लान की तरह देखते हैं। बिल्कुल, हम एक माइलस्टोन का इंतजार करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। सेवा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में हासिल करना है। तो फिर इसे कैसे करना चाहिए? ये रोज सुबह उठकर ब्रश करने जैसी एक दैनिक आदत होनी चाहिए। अगर हम हमेशा परफेक्ट समय या किसी बड़ी चैरिटी के इंतजार में रहेंगे तो वो दिन शायद कभी नहीं आएगा। सही कहा। सेवा बहुत छोटी छोटी चीजों में हो सकती है। जैसे अपने ऑफिस में किसी जूनियर को कोई नई स्किल सिखाना, किसी परेशान दोस्त की बात को पूरे ध्यान और बिना किसी जजमेंट के सुनना, या बस किसी अजनबी के लिए दरवाजा खुला रखना। ये सब सेवा है। छोटी लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल चीजें। हाँ, जब हम अपनी उपलब्धियों और अपने धर्म का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक चमत्कार होता है। वो चमत्कार क्या है? जब हमारा ध्यान दूसरों की मदद करने पर केंद्रित होता है तो हमारा अपना अहंकार और हमारे अपने डर बहुत छोटे लगने लगते हैं। मतलब हम अपने आप से बाहर आ पाते हैं। बिल्कुल, हम खुद की समस्याओं में उलझे रहने वाले उस मंकी माइंड से अपने आप बाहर आ जाते हैं। हमारे अंदर एक गहरी कृतज्ञता, एक ग्रैटिट्यूड पैदा होता है और यही खुशी का सबसे सीधा और पक्का रास्ता है। ये सच में बहुत खूबसूरत विचार है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमने ये समझा कि कैसे मंकी माइंड लगातार शिकायत करता है और हमें भटकाता है। हाँ जी। हमने देखा कि कैसे स्पॉट स्टॉप स्वैप तकनीक के जरिए हम अपनी ऊर्जा सोखने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें रोक सकते हैं और उन्हें एक सकारात्मक अनुरोध में बदल सकते हैं। बिल्कुल। हमने अपने असली धर्म को पहचानने के फॉर्मूले को डिकोड किया और समझा कि हमें अपनी ताकतों पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ कमजोरियों को सुधारने में उलझे रहना चाहिए। और हमने प्रैक्टिकल टूल्स भी देखे। हाँ, एंग्जाइटी को तुरंत रोकने के लिए न्यूरोलॉजिकल 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक को जाना और दिमाग में BDNF बढ़ाने वाले 7 मिनट मॉर्निंग मूवमेंट के विज्ञान को भी समझा। और अंत में हमने सेवा के महत्व को भी समझा। एग्जैक्टली। हमने ये जाना कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवा है, जो भविष्य का इंतजार नहीं करती, बल्कि आज और अभी के छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। सच कहूं तो ये पूरा फ्रेमवर्क आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो कैसे? देखिए, जब हम अपने मन के शोर को शांत करते हैं तभी हम अपने असली धर्म को पहचान पाते हैं। और जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अपनी ताकतों को दुनिया की ज़रूरत से जोड़ते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में बिना किसी स्वार्थ के दुनिया की सेवा कर सकते हैं। ये तो मॉन्क माइंडसेट का एक पूरा चक्र बन गया। हाँ, एक ऐसा चक्र जो हमारी आधुनिक और तनावपूर्ण जिंदगी में एक गहरा अर्थ और शांति ला सकता है। क्या बात है। खैर, जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन सोर्सेस के भीतर तो मौजूद हैं, लेकिन हमने आज उस पर सीधे तौर पर बात नहीं की। वो क्या है? अक्सर कहा जाता है कि ध्यान करना या मेडिटेशन करना अपने दिमाग रूपी आईने को साफ करने जैसा है। सुनने में तो ये बहुत ही शांत और सुखद लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, जब हम किसी बहुत पुराने सालों से धूल से भरे आईने को पहली बार साफ करना शुरू करते हैं तो असल में क्या होता है? धूल उड़ती है। बिल्कुल, वो सारी दबी हुई धूल एकदम से उड़कर सीधे हमारे चेहरे पर ही आती है। ओ, मतलब शुरुआत में और ज्यादा परेशानी। एग्जैक्टली। यानी जब हम पहली बार अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में पुरानी दबी हुई बातें, एंग्जाइटी और कई
ये सारे अनचाहे विचार हमें और भी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो अगली बार जब हम शांत बैठने की कोशिश करें और हमारा दिमाग पहले से भी ज्यादा अशांत महसूस हो, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या ये इस बात का संकेत है कि ध्यान हम पर काम नहीं कर रहा है? या फिर क्या ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस पुराने आईने की असली सफाई आखिरकार शुरू हो गई है?